गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th में आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे। और जो नया सिलेबस यूपी बोर्ड में है उसमें जो ये कैप्लर के नियम थे उनको हटा दिया गया है, इसलिए कैप्लर के नियम हम नहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन फिर बाद में किसी दिन जो है कैप्लर के नियम पर स्पेशल जो है वीडियो बनाकर हम लोग डाल देंगे। तो इस कैप्लर के नियम नहीं पढ़ना है, इसलिए कैप्लर के नियम से न्यूटन के नियम की व्याख्या भी नहीं करनी है। तो हम लोग यहाँ पर सीधे सीधे हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। चैप्टर का नाम है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। और इसमें आज हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण क्या है कि पृथ्वी जो है प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। यह जो बल कहलाता है वो गुरुत्व कहलाता है। अगर गुरुत्व की परिभाषा कहनी हो तो क्या है गुरुत्व? तो पृथ्वी क्या है, प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, यह बल कहलाता है, गुरुत्व बल कहलाता है। अब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का क्या नाम दिया, क्या नियम दिया? इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो पिंड, कोई अगर दो पिंड हैं, मान लीजिए दो पिंड है, ब्रह्मांड में रखे कोई भी दो पिंड हों, एक का द्रव्यमान अगर हम m1 मान लें, एक का मास जो है अगर m2 मान लें, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है अगर स्मॉल r है, तो न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं उनके बीच में, दो पिंडों के बीच में या दो से अधिक पिंडों के बीच में आपस में क्या होता है, आकर्षण बल काम करता है। और ये जो आकर्षण बल F है ये कौन कौन सी बातों पर निर्भर करता है, इसको न्यूटन ने बताया कि ये दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और दूसरा है कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बीच की दूरी है r, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो न्यूटन के अनुसार किन्हीं ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग यहाँ पर F निकालेंगे, दोनों को मिलाएंगे, तो F समानुपाती क्या हो जाएगा, m1 m2/r²। यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो प्रोपोर्शनली होगा किसके, m1 और m2 के मल्टीप्लिकेशन के, उनके बीच की जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी F समानुपाती होगा m1 m2/r²। और अब यहाँ पे कांस्टेंट है, तो अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट समानुपाती का निशान है तो कोई कांस्टेंट लगाएंगे। अगर हम यहाँ पर हटाएंगे ये समानुपाती का निशान, तो यहाँ पर जो समानुपाती का निशान हटाने पे कांस्टेंट आता है वो लिखा है कैपिटल G, जहाँ G क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। F क्या है, एक कांस्टेंट है G, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। और जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 6.67 10⁻⁻11। वैल्यू अगर इसकी हम यहाँ पर यूनिट की बात करें, इसका मात्रक क्या होगा जी का, तो F है, F मीन्स न्यूटन, ये R है तो मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होगी। तो ये क्या कहलाता है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है, काम करने वाला आकर्षण बल है, वो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि F समानुपाती m1 m2/r²। प्रोपोर्शनल का साइन अगर हम यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट कैपिटल G लिखा गया है, जिसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। इसकी वैल्यू 6.67 10⁻⁻11 होती है। इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। ये इसको कक्षा 9th में शायद पढ़ा जाता है, 9th या 10th में है, तो उसको यहाँ पर पढ़ा भी होगा तुम लोगों ने। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की व्याख्या कर लेंगे। इसके आगे पढ़ते हैं। यह जो कैपिटल G है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यानी ब्रह्मांड में कहीं पर भी जाएं, चंद्रमा पर हो, पृथ्वी पर हो, कहीं पर भी जाएंगे, कैपिटल G की वैल्यू इतनी ही रहेगी। पूरे ब्रह्मांड में G का मान इतना ही कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट कहलाता है, घटता बढ़ता नहीं है ये।
एक बार देखने वीडियो सही आ रहा है। ठीक है, तो गुरुत्व बात बता दिया हमने। गुरुत्व क्या है कि पृथ्वी क्या है, प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। ये बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण, सॉरी, ये बल क्या कहलाता है? गुरुत्व कहलाता है। ये गुरुत्व बल कहलाता है। अच्छा, अब प्रत्येक वस्तु को अगर अपनी ओर खींच रही, उस पर बल लग रहा है, तो बल के कारण त्वरण भी होगा। तो जिस त्वरण से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है वो कहलाता है गुरुत्वीय त्वरण। क्या है? पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। जिस बल से केंद्र की ओर खींचती है, इस बल को गुरुत्व बल कहा जाता है। और जिस त्वरण से ये अपने केंद्र की ओर खींचेगी, वह त्वरण क्या कहलाता है? गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। और इसे स्मॉल जी से लिखते हैं। और इसका जो मान है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। हालांकि इसका मान अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होता है। जैसा ध्रुवों पर इसका मान सबसे ज़्यादा हो जाता है, अक्षों पे कम होता है। लेकिन जो इसका औसत वैल्यू इसकी लिखी जाती है गुरुत्वीय त्वरण की, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब यह हो गया कि किसी वस्तु को अगर हम किसी ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिराएं, तो इस वस्तु में के वेग में प्रति सेकंड कितने वेग में परिवर्तन होगा, यानी उसका वेग जो है हर सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगा। तो इसकी गुरुत्वीय त्वरण की हम परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी पिंड को स्वतंत्रतापूर्वक गिराने पर उसके वेग में प्रति सेकंड अगर 9.8 मीटर पर सेकंड का वेग बढ़ जाए, परिवर्तित हो जाए या बदल जाए, परिवर्तित ना हो, बढ़ जाए, तो यह त्वरण क्या कहलाता है? वो गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। गुरुत्वीय त्वरण वह त्वरण है जो स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए किसी पिंड के वेग में प्रति सेकंड 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग में वेग को बढ़ा देती है। तो ये क्या कहलाता है? गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इसका मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखिएगा, ये स्मॉल जी है। पृथ्वी पर भिन्न भिन्न स्थानों पर इसका मान अलग अलग होता है, लेकिन जो कैपिटल जी है उसकी वैल्यू फिक्स है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये क्या है? ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, प्रत्येक जगह बराबर रहेगा। लेकिन ये क्या है? पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर इसका मान अलग अलग होगा। ध्रुवों पर इसका मान सबसे ज़्यादा होता है। अब वो क्यों होता है उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका गुरुत्वीय त्वरण। तो स्मॉल जी भी है और कैपिटल जी भी है। अब इन दोनों में संबंध पढ़ना है, तो स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध कैसे पढ़ेंगे? तो देखिए, स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध। चलिए, अब ये मान लीजिए कि पृथ्वी है और पृथ्वी है तो इसका कुछ द्रव्यमान होगा। पृथ्वी के द्रव्यमान को एम लिख लिया गया। और कुछ ऊंचाई पर मान लीजिए कोई एक वस्तु है, इसका द्रव्यमान स्मॉल m है, और इसकी पृथ्वी के केंद्र से इसके बीच की जो दूरी है उसको हमने लिख लिया है r है ना। उतनी दूरी लिख दिया। या पृथ्वी के तल पर है तो यहाँ बनावांगे, पृथ्वी के तल पर रखी हो, यहाँ पर रखी हुई है, तो इसकी जो दूरी कितनी हो जाएगी वो मान लीजिए r है। मान लो ये कोई पृथ्वी है, या मान लीजिए पृथ्वी कोई नहीं, ये पृथ्वी है और इसकी त्रिज्या re है, पृथ्वी का द्रव्यमान me है, और इसके पृथ्वी के जो तल है इस पर या पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर कोई स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड रखा हुआ है। तो अगर कुछ ऊंचाई पर रखा हुआ है, ऊंचाई का मतलब 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, तो पृथ्वी की तो त्रिज्या 6400 किलोमीटर होती है, यानी उसके सापेक्ष इसकी जो ऊंचाई होगी उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो एक पिंड ये है और एक पिंड ये है, तो न्यूटन के अनुसार इन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो कितना होगा? F बराबर, फार्मूला पढ़ा है, G m1 m2 बटे r स्क्वायर। तो m1 क्या होगा? तो पिंड का द्रव्यमान यानी पृथ्वी का द्रव्यमान होगा me, पिंड का द्रव्यमान m, और इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगा? re। यहाँ पर re प्लस h इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि जो h होगा वो re के सापेक्ष बहुत कम है। re का मान 6400 किलोमीटर, पृथ्वी की त्रिज्या औसत कितनी होती है? 6400 किलोमीटर, और उसके सापेक्ष h का मान लिजिए 2 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर लिखेंगे तो 6400 किलोमीटर के सापेक्ष इस कुछ मीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? बहुत कम होगी, इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो re प्लस h की जगह पर हमने क्या लिख दिया? सिर्फ re लिख दिया। अच्छा, ये F है, कौन सा बल है? ये गुरुत्व है। अब इस गुरुत्व के कारण क्या होगा? पृथ्वी इस पिंड को अपनी ओर खींचेगी, गुरुत्व बल होगा। तो इस बल के लिए क्या होगा कि हम लोग जानते हैं कि F बराबर होता है फार्मूला mg। पिंड का भार क्या होगा? mg कार्य कर रहा होगा, तो m क्या होगा? इस वस्तु का द्रव्यमान होगा, g गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। तो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर 2।
समीकरण 1 और 2 की अगर तुलना करें, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होगा। इसका मतलब GMEM/RE² हो जाएगा mg के, m से m कैंसिल हो जाएगा और इसको इधर लिख देंगे तो ये फार्मूला बनेगा GME = GRE²। तो इस तरीके से ये संबंध निकलेगा किसमें, कैपिटल जी और स्मॉल जी में। तो कैपिटल जी और स्मॉल जी में बहुत आसानी से संबंध निकल आएगा, GME = GRE²। समझ में आ गया होगा, आसान है, कठिन नहीं है ज़्यादा। अगली परिभाषा इसी में है, गुरुत्वीय क्षेत्र। क्या है गुरुत्वीय क्षेत्र? गुरुत्वीय क्षेत्र का मतलब है कि पृथ्वी के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर पृथ्वी पर आकर्षण बल का अनुभव होता है, क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं। और I बराबर फार्मूला होता है F/m। पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में ऐसा भी लिख सकते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में रखे एकांक द्रव्यमान वाले पिंड पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में रखे एकांक द्रव्यमान वाले पिंड पर कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। इसे I से प्रदर्शित करते हैं और I = F/m होता है। मात्रक इसका क्या होगा, न्यूटन प्रति किलोग्राम। हम जानते हैं कि जो ये कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है। और गुरुत्वाकर्षण बल हम लोगों ने पढ़ा है F = GMEM/RE²। ME मास ऑफ अर्थ, RE रेडियस ऑफ अर्थ। तो इस F की वैल्यू यहाँ पर अगर हम पुटअप करेंगे तो I की वैल्यू आ जाएगी GMEM/RE²। और बट्टे में क्या लिखा है, m लिखा है, तो m से m कैंसिल कर देंगे और I की वैल्यू आ जाएगी GME/RE²। इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, हम फार्मूला भी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध होता है, GME = GRE²। तो जहाँ पर GME लिखा है वहाँ पर हम GRE भी लिख सकते हैं। इसलिए फार्मूला बन जाएगा, I की वैल्यू GME की जगह पर लिखेंगे GRE² RE। ये RE से एक RE कैंसिल हो जाएगा, RE² लिखा था तो RE से RE कैंसिल हो जाएगा। और I की वैल्यू किसके बराबर हो गए, होगी G के बराबर। इसको ऐसे भी सिद्ध कर सकते हैं ना, I वैल्यू क्या हो जाएगी, वो G के बराबर। लेकिन तब होगा, ये सभी जगह कांस्टेंट नहीं है। पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर जो G का मान है वो भिन्न भिन्न होता है, इसलिए चेंज होगा। यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल GME और RE। तो फार्मूला में ये रहेगा I = GME/RE²। उसको भी लिख भी सकते हैं और रहने भी सकते हैं, वैसे I = G सिद्ध कर सकते हैं। तो I बराबर क्या हो जाएगा, GME/RE² हो जाएगा। चला सही। गुरुत्वीय क्षेत्र हो गया, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हो गई। इसके बाद ऊपर और नीचे जाने पर G के मान में परिवर्तन। चलो एक और डेरिवेशन देख लेते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र जो है वो तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो सदिश राशि है। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है, किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र, पृथ्वी के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ गुरुत्वीय बल का प्रभाव रहता है वो गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगने वाला जो गुरुत्वीय बल है वो कहलाता है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। पिंड जो है वो पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में रखा होना चाहिए, उसके लिए कंडीशन है। चलिए पढ़ते हैं, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर स्मॉल g के मान में परिवर्तन। अगर ऊपर जाएंगे तो g के मान में क्या परिवर्तन होगा, घटेगा या बढ़ेगा, तो उसको हल करना है। चलो देखिए, ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी का केंद्र है, इसको C लिख देते हैं, और इसकी जो रेडियस है वो RE है, इसका जो द्रव्यमान है वो ME है, और इसके तल से स्मॉल h ऊंचाई पर हमें क्या करना है, कोई पॉइंट P है, इस पर हमें स्मॉल g की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो माना पृथ्वी का द्रव्यमान ME, त्रिज्या RE है, और पृथ्वी के तल से स्मॉल h ऊंचाई पर एक बिंदु P है, इस पर हमें ज्ञात करना है कि जो गुरुत्वीय त्वरण है वो घट रहा है या बढ़ रहा है, उस पर हमें गणना करनी, जी के मान में क्या परिवर्तन हो रहा है उसकी गणना करनी।
तो कैसे करेंगे, ये बिंदु P पर हमें स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड रखना होगा। चलिए, अगर मान लीजिए कि यह पिंड स्मॉल m द्रव्यमान का जो पिंड है अगर पृथ्वी तल पर ही होता है, पहली कंडीशन, अगर ये पृथ्वी के तल पर होता तो इस पिंड पर जो कार्य करने वाला बल है वो कितना होता है, F बराबर क्या होता है, F बराबर, या F की जगह G लिख दें, फार्मूला पढ़ा है GME बराबर GRE²। ये फार्मूला पढ़ा है, इस फार्मूले से अगर निकालेंगे तो पृथ्वी तल पर G की वैल्यू कितनी हो जाएगी, G की वैल्यू होगी GME/RE²। ये समीकरण हमने 1 मान लिया। अब पिंड को क्या है, इस मालिक ऊंचाई पर ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो अगर ऊपर लेकर जाएंगे तो G के मान में कुछ परिवर्तन होगा, तो हमने लिख लिया कि G की जगह वो कितना हो जाता है, G'। अब G' बराबर कितना होगा, फार्मूला होता है G, तो कैपिटल G में तो कोई परिवर्तन हो गया नहीं होगा क्योंकि यूनिवर्सल कांस्टेंट है। पिंड को अगर ऊपर लेके जाएं, यानी यहाँ से ऊपर लेकर कहीं पर भी जाएं, तो पिंड के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पृथ्वी के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी ME की जगह पर ME ही रहेगा, बटे RE में लेकिन परिवर्तन होगा। RE क्या हो जाएगी, अब की बार जो दूरी होगी, हमने लिखा है कि H जो है वो RE के सापेक्ष होगा, कुछ होगा और ज़्यादा उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, काफ़ी जब ऊंचाई पर जा रहे हैं तो ये जो दूरी होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी, RE+H होगी, यानी जहाँ पर RE लिखा है वहाँ पर हम लिख सकते हैं RE+H। इसका स्क्वायर लगा दें, समीकरण नंबर 2। हमें G' की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो समीकरण 2 को समीकरण 1 से डिवाइड कर दें। तो समीकरण 2 कितना था, G', समीकरण 1 क्या था, G = G' की वैल्यू कितनी है, GME/RE+H²। कितना हो गया, और अपान करेंगे, समीकरण 1 डिवाइड कर रहे हैं तो नीचे क्या आ जाएगा, वो GME हो जाएगा और बटे क्या होगा, RE² हो जाएगा। देखेंगे GME से GME कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से अगर निकालेंगे G', इधर लिख देते हैं, G'/G की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपकी RE² अपान RE+H²। ऐसे लिख दें, या इसको और ऐसे लिख सकते हैं, G/G' लिख दें। तो G/G' अगर लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं RE+H/RE और पूरा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको ऊपर लिख दिया, उसको नीचे, दोनों का होल स्क्वायर है इसलिए दोनों का होल स्क्वायर को 1 में कर दिया। अब इसको थोड़ा सा और हल कर सकते हैं, या हालांकि यहाँ से भी हल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा अगर हल करें तो इसको लिख सकते हैं RE/RE और +H/RE, ऐसे लिखा जा सकता है, और पूरे होल स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं 1+H/RE, इसका होल स्क्वायर, यानी कि G/G' का मान इतना आ गया। या फिर इसको लिख सकते हैं G' बराबर, अगर G' अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, G/1+H/RE का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाएगा। अब हमको दिखाना है कि जो G' है वो G से बड़ा है या कम है, तो हम चाहते तो इसको यहीं से दिखा सकते थे, यहाँ से ही दिखा सकते हैं। क्यों दिखा सकते हैं, देखिए RE+H की वैल्यू ज़्यादा होगी, RE का मान कम, क्योंकि RE पृथ्वी की त्रिज्या है, उसमें कुछ जोड़ेंगे, ऊंचाई है, धनात्मक ही होगी, ऊपर जा रहे हैं, तो ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वाली कम है। अंश ज़्यादा है, हर कम है, इसका मतलब अंश ज़्यादा होगा, हर कम होगा, इसका मतलब G का मान ज़्यादा होगा, G' का मान कम होगा, यानी जैसे ही ऊपर जाएंगे पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है G का मान वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको यहाँ से देख सकते हैं, या फिर इसको जब हम लोगों ने हल किया, G' की वैल्यू इतनी आ गई, तो G' बराबर क्या है, G/, अब यहाँ पर क्या है 1+ लिखा हुआ है, तो किसी संख्या 1 में अगर किसी संख्या को जोड़ेंगे तो वो 1 से ज़्यादा हो जाएगा। अब अगर ये 1 से ज़्यादा हो जाएगा तो अगर किसी संख्या को 1 से ज़्यादा से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू प्राप्त होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका मतलब G' की वैल्यू क्या हो जाएगी, G से कम होगी। क्यों, क्योंकि 1+H/RE इज़ ग्रेटर देन 1, इसलिए G' इज लेस देन G होगा। इसको एक बार और समझ लेते हैं, जरा यहाँ मिटाते हैं। क्या लिखा है, G' इज इक्वल टू G/1+H/RE होल स्क्वायर, इतना लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, 1+H/RE, ये क्या है, इतना ही लिख देते हैं, इज ग्रेटर देन 1 होगा कि नहीं होगा। इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है का मतलब है कि 1.1 भी हो सकती है, 1.2 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है, जब इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी, सपोज दैट अगर मान लीजिए 2 आ गई तो क्या आ जाएगा, ये G' की वैल्यू G/2 हो जाएगी, आधी हो जाएगी। इसका मतलब ये इससे और ज़्यादा होता, मान लीजिए 3 होता है अगर, तो G/3 हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, G से 3 1/3 हो जाती है। और ज़्यादा अगर होता है तो
चौथाई हो जाता है। कुल मिलाकर यह समझ में आता है इससे कि अगर 1 + h/re हर की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, g डैश क्या हो जाएगा, वो लेस देन 0। तो इससे यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी तल से अगर ऊपर जाते हैं तो जो गुरुत्वीय त्वरण है g का मान कम हो जाता है। अब कम होने पर क्या हो जाएगा, ये कहीं पर जाके 0 भी होगा। तो ये वैल्यू 0, g डैश की वैल्यू 0 कब होगी, g डैश बराबर 0, ये g डैश की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू 0 कब होगी, g तो 0 हो नहीं सकता है, g की वैल्यू पृथ्वी पर 9.8 है या ध्रुवों पर 10 है। तो इस पूरे की वैल्यू 0 होने के लिए ये जो हर में वैल्यू लिखी हुई है इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होनी चाहिए, है ना। क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट। अब ये इनफाइनाइट कब होगी, इनफाइनाइट 1 तो इनफाइनाइट होगा नहीं, क्या होना चाहिए, g डैश की वैल्यू 0 होने के लिए 1 + h/re, ये कितना होना चाहिए, पूरी वैल्यू इनफाइनाइट होनी चाहिए कि समथिंग बाय इनफाइनाइट फिर 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू इनफाइनाइट कब होगी, 1 तो कांस्टेंट है, इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे। पृथ्वी का जो रेडियस है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, 6400 किलोमीटर फिक्स है। तो हम क्या करेंगे, h में परिवर्तन करेंगे। तो h की वैल्यू बढ़ाएंगे और बढ़ाते बढ़ाते जब h की वैल्यू कितनी हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, जब h की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो 1 + इनफाइनाइट बाय समथिंग इनफाइनाइट, 1 + इनफाइनाइट मीन्स इनफाइनाइट होगा। तो यह निष्कर्ष निकलता है कि g डैश की वैल्यू ऊपर जाने पर g की वैल्यू जो 0 है कब होगी, जब कितनी ऊंचाई पर पहुंचेंगे, इनफाइनाइट ऊंचाई पर पहुंचेंगे। बहुत अधिक ऊंचाई पर अगर पहुंचेंगे ना, इनफाइनाइट का मतलब है कि वो होएगा ही नहीं, टेंस करेगा, वहाँ पर पहुंचेगा नहीं वो। तो h की वैल्यू इनफाइनाइट जब हो जाएगी तो g डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। समझ में आ गया। यानी ये जो अगर उसका ग्राफ खींचना चाहें तो h पर ये क्या होगा, कभी टच नहीं करेगा, वो उसी का पैरेलल, h के जो पैरेलल लाइन होगी उसके सापेक्ष चलता रहेगा। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर g के मान में परिवर्तन होता है और जो गुरुत्वीय त्वरण g का मान है वो कम होता है। कम होता है तो कैसे कम होता है कि अगर ऊंचाई इनफाइनाइट हो जाए, हम ऊंचाई जो है इनफाइनाइट ऊंचाई पर पहुंचे तो गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। तो ये है पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर g के मान में परिवर्तन। एक और देखते हैं इसी में। देखिए, अगर पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊपर पहुंच जाए, यानी कितनी ऊंचाई पर पहुंचे, जितनी पृथ्वी की त्रिज्या है, यानी कि 6400 किलोमीटर, तो h की वैल्यू जब हम re के बराबर करेंगे तो g डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, g/1 + h की जगह पे क्या लिखेंगे, re करेंगे, बटे क्या लिखा हुआ है, re होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी g/re/re 1 हो जाएगा, 1 1 क्या होगा, 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। यानी कि पृथ्वी तल से जब हम त्रिज्या के बराबर, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊपर पहुंचते हैं तो जो गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/4 रह जाता है। तो इस तरीके से हम लोग हल कर लेंगे पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर g के मान में क्या परिवर्तन होता है। अब नीचे जाने पर g के मान में क्या परिवर्तन होगा उसको कल देखेंगे।